हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। तो आज हम टीएस एकेडमी पुपरी ऑफिशियल की तरफ से आपके लिए एक फिर नए वीडियो के साथ आ गए हैं, एक नए कंसेप्ट के साथ आ गए हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो में आप जैसे कि देख पा रहे हैं 14 दिसंबर 2024 को सीडीपी का जो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो सीटेट का एग्जाम हुआ था 14 दिसंबर 2024 को, उसका क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में 15 क्वेश्चन कर चुके थे। इस वीडियो में अगले के 15 क्वेश्चन आज हम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने ये पहला नंबर क्वेश्चन आ गया, अर्थात 16 नंबर क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। जो भी आदमी पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, इसे 15 क्वेश्चन नहीं देखे तो जाके वो पिछला 15 क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये पुनः वीडियो देखना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। वर्ग समावेशन का एक उदाहरण है। उसके बाद आपको कथन और कारण दिया हुआ है। कथन कारक क्वेश्चन में आपको क्या करना, चेक करना होता है कि पहला सही है कि नहीं, दूसरा सही है कि नहीं, और दोनों में रिलेशन है कि नहीं, यही चेक करना होता है आपको। देखिए, तो पहला अभिकथन में बोल रहा है, लोकेश को एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है, ठीक है। कारण बोल रहा है, यह समझना कि भावनाएं स्मृति सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, स्व विनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। नहीं, तो इस क्वेश्चन में आपको अगर थोड़ा सा भी माइंड लगाए होंगे तो आपको पता चला होगा कि अभिकथन और कारण दोनों बात अलग अलग कर रहा है। इसमें आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं वर्गीकरण के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में? वर्गीकरण कैसे कर बच्चा वर्गीकरण कर पाता है या नहीं कर पाता है, या बच्चे को कठिनाई होता है, उसके बारे में बात कर रहा है। वहीं कारण में भावना स्मृति सीखने को कैसे प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है। अर्थात दोनों में संबंध नहीं है, इतना बात आपको पता होगा। फिर आपको समझना है कि वर्ग समावेशन क्या होता है। वर्ग समावेशन क्या होता है, तो इसके लिए हम आपके लिए चलिए इसको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, पहले वर्ग समावेशन जो होता है वो क्या होता है, देखिए। क्लास, एक मिनट यार, तो देखिए क्लास इंक्लूजन क्या होता है, नहीं, अर्थात वर्ग समावेशन। इसका हिंदी क्या हो गया? इसका हिंदी हो गया वर्ग समावेशन। वर्ग समावेशन क्या होता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ कुत्ते हैं, 6 कुत्ते हैं, और 1 2 3 4 बिल्ली हैं, नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि 6 कुत्ते हैं और 4 बिल्लियां हैं। बच्चे से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि आर देयर मोर डॉग्स और एनिमल्स। अर्थात ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कुत्ते ज्यादा है या जानवर ज्यादा है, तो आप बताइए क्या ज्यादा है। इस फिगर में देख रहे हैं कि 6 कुत्ता है, कितना है? 6 कुत्ता है और 4 बिल्ली है, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें कुत्ते ज्यादा है कि जानवर ज्यादा है। नहीं, अगर वो बच्चा समझ रहा होगा कि कुत्ता और बिल्ली दोनों जानवर होता है, तो बोलेगा बच्चा कि इसमें क्या है, जानवर ज्यादा है। अगर उसको नहीं पता होगा तो हो सकता है बोलेगा कुत्ता ज्यादा है। अगर वो नहीं क्लासिफिकेशन कर पाएगा, क्लासिफिकेशन वो ठीक से नहीं कर पाएगा, तो वो हो सकता है कि बोलेगा कुत्ता ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह जानवर जानवर और कुत्ता और बिल्ली, जानवर कुत्ता और ये बिल्ली, ये तीनों का, यार ये तीनों का क्या है, यार क्या हो रहा है, एक मिनट। चलिए, तो ये जो हम क्या समझा रहे थे अभी, अच्छा ये समझा रहे थे, नहीं, ये कुत्ता हो गया, नहीं, तो एक तो डॉग्स हो गया, नहीं, एक तो डॉग हो गया, दूसरा क्या हो गया, कैट हो गया, बिल्ली हो गया। लेकिन ये डॉग और कैट दोनों है क्या, तो है तो एनिमल ही ना, है क्या, एनिमल ही ना, ये जानवर ही है ना। तो बच्चा अगर वो समझ पाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेगा, क्वेश्चन का आंसर क्या करेगा, कुत्ता ज्यादा है या कुत्ता ज्यादा है या जानवर ज्यादा है, तो बोलेगा कि बच्चा क्या बोलेगा कि जानवर ज्यादा है, या जानवर ही, ये सारा क्या है, तो जानवर ज्यादा है। अगर वो क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएगा तो वो बोल सकता है क्या ज्यादा है, कुत्ता ज्यादा है। क्लासिफिकेशन ठीक से नहीं कर पाएगा तो बोल सकता है यह
कुत्ता जाता है, कुत्ता जाता है, नहीं तो इसी को बोलते हैं वर्ग समावेशन। इसी को बोलते हैं क्या? वर्ग समावेशन। और यह कंसेप्ट जो दिया है, यह कंसेप्ट दिया है जीन पियाजे। कौन दिए हैं? यह कंसेप्ट कौन दिए हैं? यह कंसेप्ट कौन दिए हैं? तो जीन पियाजे दिए हैं। कौन दिए हैं? जीन पियाजे साहब जो दिए हैं। नहीं, ये कंसेप्ट कौन दिए? तो जीन पियाजे। तो वर्ग समावेशन का सिंपल मतलब आपको समझना है कि अगर कोई बच्चा किसी दो चीज में उसके उपभाग में, जैसे ये जानवर हो गया एक बड़ा पार्ट, जानवर क्या होगा? एक जानवर हो गया एक बड़ा पार्ट, बड़ा समूह हो गया, है कि नहीं? और ये इसमें से कुत्ते और कैट, नहीं, ये दोनों किसका? इसी का एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा पार्ट है। अगर बच्चा यह क्लासिफिकेशन नहीं कर पाता है, इसको वर्गीकृत नहीं कर पाता है या कर पाता है, यही चीज को बोलते हैं वर्ग समावेशन। तो छोटे बच्चों ये नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे जैसे उसका एज बढ़ता है और बच्चे का एज समथिंग 7 से 11 वर्ष तक का बच्चा जब होगा, तो उसमें यह गुण क्या हो जाता है? आ जाता है, नहीं। और ये बात बताए हैं कौन? तो जीन पियाजे साहब बताए हैं, ठीक है। तो आप इसको आप अच्छे से आप समझ गए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि जीन पियाजे के बारे में भी स्लाइड लगा दिए थे कि जीन पियाजे जो दिए देते हैं 4 गो स्टेज में बांट दिए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को। पहला था सेंसिटिव मोटर स्टेज जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक का है। तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 12 यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन 7 से 11 समझिए। और इसी में बच्चा वर्गीकरण करने लगता है। बच्चा क्लासिफिकेशन का गुण कब आएगा? हम आपको बताए थे, अगर आप पिछला नोट उल्टा के देखेगा तो क्लासिफिकेशन वाला गुण कहाँ दिखेगा आपको लिखा हुआ? यहीं पे दिखेगा, नहीं। तो क्लासिफिकेशन का गुण 7 से 11 वर्ष तक के बीच के बच्चा में आ जाता है, और यह कौन बताए हैं? तो जीन पियाजे साहब बताए हैं, ठीक है। तो चलिए हम फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। अब क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। वर्ग समावेशन आपको पता होगा इसका उदाहरण क्या है? तो लोकेश को एक संकल्पना है दिल्ली, और दूसरी संकल्पना क्या है? भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी हो रहा है। तो यह वर्ग समावेशन का उदाहरण है कि नहीं है? है ना? कि एक भारत है और भारत का ही छोटा सा हिस्सा क्या है? छोटा सा हिस्सा क्या है? छोटा सा हिस्सा क्या है? दिल्ली है। बच्चा यह बात नहीं समझ पा रहा है, तो यह किसका उदाहरण है? वर्ग समावेशन का ही उदाहरण है, नहीं। यह भी किसका उदाहरण है? तो वर्ग समावेशन का ही उदाहरण है। तो यह क्या है? सही है। यह क्या है? सही है। दूसरा क्या बोल रहा है? यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करता है। तो आपको पता होगा कि सीखने अधिगम में बहुत सारा चीज इस पे इफेक्ट करता है, नहीं। तो जिसमें अगर अगर वो गुस्सा रहेगा, नहीं, अगर वो अंदर से दुखी रहेगा, तो वह सीखने को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? अगर वह दुखी है किसी चीज से, तो बच्चा को अगर आप कुछ सिखाने का प्रयास करिएगा तो बच्चा नहीं सीख पाएगा या अच्छी तरह से नहीं सीख पाएगा। तो यह दोनों में रिलेशन होता है ना, प्रभावित करता है ना, वही बोल रहा है। तो यह बात भी क्या है? यह बात भी सही है। तो यह भी सही है, यह भी सही है। लेकिन वर्ग समावेशन का उदाहरण क्या है? तो वर्ग समावेशन का उदाहरण इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या है? यही है, पहला है, नहीं। लेकिन ऑप्शन में अब क्या है, इसके हिसाब से ढूंढते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ए और आर दोनों गलत है, नहीं, दोनों सही है। तो यह ऑप्शन होगा क्या? यह ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा दूसरा ऑप्शन बोल रहा है ए और आर दोनों सही है, और ए आर का व्याख्या भी करता है। यहाँ तो दोनों का रिलेशन ही नहीं है, तो व्याख्या कैसे करेगा? तो ये भी क्या होगा? गलत होगा। तीसरा बोल रहा है ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर का व्याख्या नहीं करता। तो ये सही होगा, क्योंकि क्या कर रहा है? व्याख्या क्या कर रहा है? यह नहीं कर रहा है, नहीं। तो यही अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना सही हो जाएगा, नहीं। यह ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था, घुमा के पूछे हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा आपको डिटेल में बता दिए हैं। चलिए, तो अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन आएगा तो वो देख लीजिएगा, ठीक है ना, इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा। चलिए, तो 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया, उसको पढ़िए और उसका आंसर करिए।
तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन, किसका, नैदानिक आकलन के उद्देश्य को उपयुक्त वर्णन करता है। नैदानिक आकलन क्या होता है, अर्थात डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है। तो पहले हम कहीं भी जाते हो तो क्या करते हैं, पहले निदान करते हैं। नैदानिक, इसको सिंपल भाषा में अगर लिखा हुआ होता तो क्या होता है, निदान लिखा होता। निदान का मतलब हुआ क्या है, नैदानिक। तो निदानिक, निदान आकलन या नैदानिक आकलन सेम ही बात हुआ नहीं। तो नैदानिक आकलन में क्या होगा, निदान करने का मतलब हुआ कि बच्चा को जो समस्या हो रहा है ना, बच्चा को सीखने में, अधिगम में जो गैप रह जा रहा है ना, उसी को पता लगाना। अर्थात इसका मतलब हुआ कि बच्चा में जो समस्या है, बच्चा का जो समस्या है, उसका क्या करना है, आपको पहचान करना है। उसका क्या करना है, पहचान करना है। तो बच्चा के समस्या को पहचान करिएगा तो वह क्या कहलाएगा, नैदानिक आकलन कहलाएगा। या बच्चा जो नहीं सीख पाता है, लर्निंग गैप्स को आपको जानना है कि बच्चा कहाँ नहीं समझ रहा है, बच्चा को किस प्रकार का समस्या आ रहा है, तो यह जांचने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, नैदानिक आकलन कहलाता है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन कौन करता है। तो पहला देखिए, पहला क्या बोल रहा है, उन क्षेत्रों की पहचान करना। देखिए पहचान यहाँ आ रहा है ना, पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता और निर्देश की आवश्यकता होती है। अर्थात समस्या को जानने का कोशिश कर रहा है, जांचने का प्रयास कर रहा है, तो यह क्या है, बिल्कुल ही सही बात होगा। दूसरा बोल रहा है, विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के काम का समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर प्रदान करना। यहाँ पे अवसर दिखे ना आपको, पॉजिटिव, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से यह ऑप्शन सुटेबल नहीं है। नहीं, इसमें पूछ रहा है आपको नैदानिक आकलन। नैदानिक आकलन जब भी आएगा तो आपको ऑप्शन में देखना है कि कहाँ हम बच्चा की समस्या को जानने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात इससे मिलता जुलता कौन सा है। तो यहाँ आपको दिख रहा है ना, पहचान करना, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, गलत। विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के काम का समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर प्रदान करना, ये उसके लिए सही है, नहीं है नैदानिक आकलन के लिए। तीसरा है, विद्यार्थियों के अभिवृत्ति स्वरूप को पहचान करना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक व्यावसायिक निर्देश कार्यक्रम तैयार करना। ये भी कुछ हद तक सही है, ये भी कुछ हद तक क्या सही है, लेकिन इसमें क्या बोला, विद्यार्थी के अभिवृत्ति स्वरूप की पहचान करना तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार व्यावसायिक निर्देश कार्यक्रम करना। क्या उसको ऐसा करना है कि उसको काम के लिए पढ़ाना है, नहीं ना। इससे बेटर क्या अभी भी यह है, तो ये भी इसके लिए क्या होगा, गलत होगा। शिक्षकों को उनकी शिक्षण विधि के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए, शिक्षक की प्रतिपुष्टि के लिए नहीं, इसके लिए नहीं। आपको नैदानिक आकलन क्यों करते हैं, इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे बेटर ऑप्शन कौन है, ए है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में जो पॉजिटिव नेगेटिव देख के मारिएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए इसका इंग्लिश वर्जन आप देख लीजिएगा। इंग्लिश वर्जन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। चलिए, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट, नहीं डायग्नोस्टिक असेसमेंट, तो इसमें क्या होगा, टू आइडेंटिफाई द एरिया वेयर स्टूडेंट मे बी नीड एडिशनल सपोर्ट एंड इंस्ट्रक्शन। यही सही हो जाएगा कि आपको उसको समस्या को जानने का, आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चा को कहाँ पे एडिशनल सपोर्ट देने का जरूरत है, इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है। नहीं, तो ए ऑप्शन ही क्या होगा, सही होगा। चलिए तो अब लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, तो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10 साल की कुकली गणित के एक कठिन सवाल को से जूझ रही है ना, उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है। 10 साल की एक क्या है, काकुली, काकुली नाम की एक लड़की है या कोई भी है, छात्र हैं जो गणित की किसी सवाल से जूझ रही है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके समस्या समाधान के लिए अगर आप एक शिक्षक है तो क्या करिएगा। क्या उसे कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। ये तो गलत ही ना, भगवान को आप सजा दीजिएगा, बच्चा को भगवान मानना है और ऐसा करिएगा भगवान के साथ, नहीं ना, तो एक तो होगा ही नहीं। उसे समस्या का समाधान दे, यह भी नहीं होगा। क्यों, कि अगर वो जूझ रहा है तो उसको आप सपोर्ट कीजिए,
थोड़ा सा उसका हेल्प करिए, न कि पूरा समस्या का समाधान करके दे दीजिए कि हाँ कि ये आंसर हुआ, लीजिए लो हुआ, देख लो। ऐसा नहीं करना है, उसको आपको सपोर्ट करना है, नहीं तो इसके लिए ये भी गलत हो जाएगा। उसे समस्या को छोड़ने, अरे उसको समस्या को छोड़ने के लिए बोलिएगा कि आप तुमको प्रॉब्लम हो रहा है इसको छोड़ ही दो, ये भी नहीं, ये भी गलत। कोशिश करते रहने के लिए प्रोत्साहित करें और जरूरत पड़ने पे आलम्बन और पार ढांचा मचान जिसको बोलते हैं ये करना चाहिए। यह बिल्कुल क्या है, सही है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन ही क्या होगा, डी ऑप्शन ही क्या होगा अपना सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा। चलिए इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा। इसका इंग्लिश वर्जन में क्या हो जाएगा, इंग्लिश वर्जन में इसका डी हो जाएगा, सही नहीं। इंक्रीज इंक्रीज हर टू कीप ट्राइंग एंड फॉर एस्केप फोल्डिंग में नीडेड, जब उसको जरूरत हो जो हो रहा है उसको एस्केप फोल्डिंग दीजिए, उसके क्या करिए एस्केप फोल्डिंग दीजिए, और ट्राई टू कीप करिए कि उसको इंक्रीज करने का, नहीं इसको इंक्रीज करने का, उसको ऑफर देने का प्रयास करना है। तो यही क्या होगा, सही होगा। चलिए तो अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन फिर से जीन प्याजे से संबंधित है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जीन प्याजे डैश को डैश मानता है, जीन प्याजे डैश को डैश मानता है और ले वाइगोस्की डैश को डैश मानता है। अब इसमें से आप बैठा के देखिए, जो आपको अच्छा लगे वही होगा, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। देखिए जीन प्याजे निज वाक्य से संबंधित है क्या, निज वाक्य के बारे में कौन बोला हुआ है, ले वाइगोस्की बोला हुआ है, नहीं प्राइवेट स्पीच के बारे में कौन बोला हुआ है, ले वाइगोस्की। ले वाइगोस्की ने 3 स्पीच दिया था, नहीं सामाजिक वाक, निज वाक और इनर स्पीच, नहीं ये तीन तीन दिया था। तो निज वाक ले वाइगोस्की दिए थे कि न कि जीन प्याजे। तो यह क्या होगा, यह ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। निज वाक दिखा, ये भी ऑप्शन गलत। हाँ ये हो सकता है, यह भी हो सकता है, क्योंकि आत्म केंद्रितवाद के बारे में कौन बोले में, तो जीन प्याजे बोले में, तो ये सही हो सकता है। चलिए इसको आगे देखते हैं। तो जीन प्याजे आत्म केंद्रितवाद को डैश मानता है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत है या स्व विनियमित को प्रभावित निज वाक। तो आपको जब हम पढ़ाए थे तो हम आपको बताए थे कि बच्चा अगर अपने आप में बात करेगा, बच्चा खेल रहा है अपने खिलौने से बात करेगा, तो उसी को बोलते हैं हम निज वाक बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, निज वाक। और यह बात कौन बताए थे, तो ले वाइगोस्की बताए थे। वहीं इसी बात को जीन प्याजे साहब आत्म केंद्रितवाद बोले, और बोले कि यह बच्चे के लिए हेल्पफुल नहीं है, नहीं ये बच्चे के लिए क्या है, हेल्पफुल नहीं है, ये बच्चे के लिए निर्देशित नहीं करता, बच्चे इसे खुद को निर्देशित नहीं करता है। वहीं इस बात को निज वाक को ले वाइगोस्की इंपॉर्टेंस दिए हैं, बोले कि यह सही चीज है, बच्चा इसे अपने आप को निर्देशित करता है, नहीं। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि इस क्वेश्चन में होगा जीन प्याजे अहम केंद्रितवाद को संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत माना है, साथ ही ले वाइगोस्की निज वाक को स्व विनियमित में प्रभावी कारण उसको बताया है, नहीं। तो यही ऑप्शन क्या हम लोग का, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, सही हो जाएगा। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, सही हो जाएगा। चलिए 2 नंबर हम लोग का क्या होगा, 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तो अगले नंबर क्वेश्चन पे चले। इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा। जो जीन प्याजे हैं वो ईगोसेंट्रिज के बारे में बात की है ना, ईगोसेंट्रिज, तो यही इसी दोनों ऑप्शन में से कोई होगा। बाकी ये प्राइवेट स्पीच यहाँ है और यहाँ है, यह दोनों तो होगा ही नहीं। कलर चेंज कर लेते हैं, ये प्राइवेट स्पीच है ना, तो प्राइवेट स्पीच के बारे में जीन प्याजे तो बोले नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत। उसके बाद ईगोसेंट्रिक स्पीच, जो स्पीच है उसको पॉजिटिव वे में बोला है या निगेटिव वे में, निगेटिव वे में बोला है ना, तो साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी के बारे में बोला है कि अपरिपक्वता का संकेत है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, सही हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन क्या होगा हम लोग का, सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अधिगम से संबंधित क्वेश्चन है, नहीं अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्पों में क्या शामिल नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं वाला क्वेश्चन को आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ने का जरूरत है, नहीं है तो आपको निगेटिव चीज खोजिए, जहां पे भी निगेटिव मिल जाएगा वही क्या हो जाएगा आपका, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। यहाँ पे देखिए नामीकरण दिख रहा है, कभी भी शिक्षार्थियों को नामीकरण करना है अर्थात उसको लेबलिंग करना है, नहीं करना होता ना,
लेबलिंग नहीं करना था, तो निगेटिव है और ये क्वेश्चन भी कैसा है, निगेटिव है और हमको निगेटिव मिल गया, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। इसमें आपको देखने का भी जरूरत नहीं है, यही ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे भी बढ़ देते हैं। सभी विद्यार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके बताने चाहिए, पॉजिटिव बात है, सही बात है। शिक्षार्थियों को जानना है, उसे प्रदर्शन करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करना है, तो ये भी सही पॉजिटिव बात है। सभी शिक्षार्थियों के हितों के कार्य करना तदनुसार उसको चुनौती में पेशकश करना चाहिए, तो ये भी सही बात है, पॉजिटिव बात है। लेकिन क्वेश्चन हम लोग का कैसा है, निगेटिव है, तो हमको निगेटिव वाला बात ही खोजना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, एक हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए तो इसका वही एक सही हो जाएगा, इसका कौन सा सही हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग से आगे दो को तो आ ही गया था ना, जीन पियाजे और वाइगोस के, यही बाकी था। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, मतलब कोल्सबर्ग के बारे में नीचे जो दिया गया है क्या सही है। तो आपको कोल्सबर्ग के बारे में पता है, कौन सा सिद्धांत दिए हैं, तो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दिए हैं, नैतिक नैतिक विकास का सिद्धांत दिए हैं, नहीं। और इसमें वो क्या बताए, 3 गो लेवल होता है और 6 गो स्टेज होता है, ये सब बताए हैं, नहीं। और बच्चे को इसमें क्या कर रहे थे कि बच्चे को अलग अलग प्रकार की कहानी सुनाते थे और उसमें डिलेमा में डाल देते थे, उसको नैतिक दुविधा में डाल देता था, और किस प्रकार से बच्चा तर्क करता है इसी के हिसाब से वो अलग अलग लेवल अलग अलग स्टेज में बांटे थे, नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ते हैं। यह नैतिक तर्क, अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्वेश्चन कैसा खोजना है, सही, निगेटिव को काटना है। तो यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर को के प्रभाव को ध्यान में रखता है, बताइए क्या रखता है। दूसरा पढ़िए, यह बच्चों में नैतिक विकास के प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्देशित नहीं करता है। यह प्रायोगिक विधि द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है, या यह बच्चे को दुविधा स्थिति में प्रस्तुत करता है, नहीं। तो इसमें देखिए ये इसमें सारा का सारा गलत है। इसमें से सही क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ 4, कि बच्चे को कहानी सुनाते थे और उसको दुविधा वाला स्थिति में फंसा देता था। इसके लिए यही बात क्या है, सिर्फ और सिर्फ सही है, बाकी सारा का सारा इसके लिए क्या है, गलत है। चलिए तो इस क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल जाने का जरूरत भी नहीं है। चलिए तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही है। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसको बनाइए। फिर से कथन और कारण वाला आ गया। तो कथन कारण में आपको पता है कि पहले हमको इसको चेक करना पड़ेगा, पहले हमको कथन को चेक करना पड़ेगा, पहले हम इसको चेक करेंगे ये सही है कि गलत है, फिर दूसरा को चेक करेंगे कि सही कि गलत, और फिर दोनों में रिलेशन है कि नहीं, ये हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चलिए इसमें कथन में बोल रहा है, प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलता है, सही बात है। जरूरी थोड़ी है कि सभी को ऑप्शन मिलवे करता है, जो गरीब घर का बच्चा होगा उसको बहुत सारा अवसर नहीं भी मिलता है, नहीं ना। तो ऐसा तो ये कि सभी को अवसर मिलेगा, ये तो गलत बात है, सबको बोल रहा अवसर मिलता है, ऐसा तो होता नहीं। बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है, क्या यह बात आपको सही लग रहा है। बच्चे जो बचपन है सार्वभौमिक निर्माण है, सभी जो बच्चा बच्चा होगा सबका बचपन एक ही टाइप का होगा, नहीं ना, यह बात भी क्या है, गलत है। इसका कौन सा ऑप्शन, दोनों गलत है, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दोनों गलत है ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, अरे यार इसका कौन हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, ये तो दोनों गलत है ना, वही इसका इंग्लिश वर्जन है। यूनिवर्सल दिख रहा है ना, यूनिवर्सल होगा नहीं, ये भी गलत होगा। ईच चिल्ड्रन फाइंड्स अपॉर्चुनिटी टू प्ले एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर देयर वर्ल्ड, उसके लिए सबको अपॉर्चुनिटी मिलता है, ऐसा तो नहीं सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। तो ये क्या है, दोनों सॉरी दोनों गलत है ना, तो दोनों गलत है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा, तो मेरे लिए यही सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन के सामने हम आ गए हैं, चलिए पढ़िए इसको। निम्न में से कौन सा ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जो कैसा विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, अर्थात
समालोचनात्मक चिंतन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं उसको अगर ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा, या एनालिटिकल थिंकिंग, कैसा एनालिटिकल थिंकिंग या विश्लेषण करने का क्षमता। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रश्न है, ये चारों में से कौन सा ऐसा प्रश्न है, इसमें 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 कौन सा ऐसा प्रश्न है जिससे बच्चा में विवेचनात्मक सोच होगा, सोच को बढ़ावा मिलेगा, एनालिटिकल थिंकिंग विश्लेषण करने का, उसमें तर्क शक्ति क्या होगा, उसमें तर्क शक्ति में उसको क्या बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन किस टाइप का है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अरे यार, जर्मनी का नेता कौन था, अरे जो होगा उसका नाम बता देना है, तो इससे क्या विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलेगा, नहीं ना। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ, बस आपको डेट याद करना, बता दे, इससे चिंतन करने का कोई बढ़ावा नहीं मिलेगा। तीसरा बोल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल था, अरे देख लेना, सर्च करिएगा, बता दीजिएगा, इसमें चिंतन करने का कोई बात ही नहीं बचेगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। चौथा ऑप्शन बोल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के कारकों का पर योगदान क्या था, नहीं, ये किस तरह फैला था, तो किस तरह फैला था, कैसे क्या हुआ था, यह चीज अगर किसी बच्चा से पूछिएगा तो वो उसके माइंड में बहुत सारी बातें आएगा, उसके बारे में सोचेगा, रिसर्च करेगा, नहीं, तो इससे विवेचनात्मक चिंतन का बढ़ावा मिलेगा, नहीं। तो मेरे लिए 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए, तो अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसी का इंग्लिश वर्जन है, देख लीजिएगा। एनालिटिकल थिंकिंग के बढ़ावा किस किस टाइप का क्वेश्चन से मिलेगा, तो विच फैक्टर कंट्रीब्यूट टू आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर, नहीं, यही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधिता है, जो देख नहीं सकता है, उन्हें शामिल करते समय शिक्षक को डैश का उपयोग करना चाहिए, जो डैश हो। जो बच्चा देख नहीं पाता है उसके लिए एक शिक्षक को, उन्हें शामिल करते समय शिक्षक को डैश का उपयोग करना चाहिए, किस चीज का उपयोग करना चाहिए और कैसा होना चाहिए, नहीं। तो बताइए, आवृत्ति संग्राहक संरचना उपकरण, ब्रेल, ब्रेल क्या होता है, ब्रेल लिपि होता है जिसमें 6 डॉट होता है, इसी डॉट के माध्यम से लिखा होता है और इसको बच्चा छूकर स्पर्श करके पढ़ता है। तो यह जो ब्रेल लिपि है, जो देख नहीं सकता उसी के लिए, उसके लिए तो बहुत ज्यादा उपयोगी होगा ना। तो ब्रेल लिपि यहाँ है और यहाँ है, ये दोनों सही हो सकता है। यहाँ पे देखिए, ब्रेल लिपि के साथ श्रवण प्रणाली, यहाँ पे है स्पर्श प्रणाली, तो जो देख नहीं सकता है तो उसके लिए स्पर्श करने वाला बात ज्यादा सही होगा ना, छू के उसको अच्छी तरह से जान सकता है। तो दृष्टि बाता जो देख नहीं सकता है उसके लिए ब्रेल, और एक स्पर्श प्रणाली उसके लिए सबसे सही बात होगा। एक टीचर को यह इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर जो बच्चा देख नहीं पाता है उसको ब्रेल लिपि में लिखा हुआ सब चीज मिले, स्पर्श करने वाला योग्य उस प्रणाली हो, उसका उसको उपयोग, उसके लिए उपयोग करे, उसके लिए वो चीज प्रोवाइड करे, ताकि बच्चे का अधिगम सही तरीके से हो पाएगा। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 24 नंबर का इंग्लिश देख लीजिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक सॉरी आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने में सबसे अधिक संभावना है। अगर आप एक टीचर हैं तो बच्चा में आलोचनात्मक रचनात्मक रूप से अगर सोचने का के लिए प्रोत्साहित करना है, कि बच्चा को ऐसा हम कुछ करें कि जिससे बच्चा में सोचने की क्षमता बढ़े, आलोचनात्मक विवेचनात्मक चिंतन में बढ़ावा मिले। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, विषय पर व्याख्या, विषय पर व्याख्या, देखें व्याख्या निगेटिव वर्ड काटिए, ये होगा ही नहीं। एक परियोजना, एक परियोजना सौंपना जिसे छात्रों को किसी विषय पर जानकारी याद रखना, निगेटिव वर्ड काटिए। छात्रों को उनको अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाला प्रश्न देना चाहिए। खुला सिरे वाला प्रश्न, ओपन इंडेड वाला क्वेश्चन होगा, वो सबसे ज्यादा बेटर होगा, यह सही होगा। छात्रों को उनको ज्ञान का आकलन करने के लिए बहुविकल्पी परीक्षण, परीक्षण जैसा निगेटिव वर्ड है, इसको काट दीजिए। तो इसके लिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, खुला अंत वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा, नहीं।
खुला अंत वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा सही। कि अगर आप छात्रों को उनके समाधान के लिए खुला अंत वाला क्वेश्चन पूछते हैं, खुला अंत वाला क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हैं, तो इससे बच्चा का आलोचनात्मक और रचनात्मक दोनों चीज का क्या होगा, उसमें बढ़ोतरी होगा और वो प्रोत्साहित भी होगा। चलिए तो ऑप्शन हो गया। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आप लोग को तो पहले दिए थे, बनाए होंगे। चलिए फिर से देखते हैं इसको। निम्न में से कौन सा विद्यार्थी, निम्न में से कौन विद्यार्थी में, यार क्या ऐसे कैसे क्वेश्चन हो गया, निम्न में से कौन विद्यार्थी में सीखने के लिए आकलन, अच्छा इसमें पूछ रहा है ना कि नीचे जो लिखा गया है ना उसमें जो है सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन का उदाहरण है, अर्थात असेसमेंट फॉर लर्निंग का इसमें से कौन सा उदाहरण है। तो आपको पता है 3 प्रकार का होता है, एगो फॉर लर्निंग होता है, फॉर लर्निंग होता है, एगो ऑफ लर्निंग होता है, एगो एज लर्निंग होता है। एक क्या होता है, एज लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग, जब बच्चा को पढ़ाने के दौरान या पढ़ाने से पहले अगर बच्चा से हम कुछ क्वेश्चन पूछताछ कर लेते हैं ताकि अगर कुछ भी समस्या है तो उसके लिए हम उसको उसी टाइम में ठीक कर दें, तो यह सब किसके लिए होगा, सीखने के लिए आकलन में आता है। नहीं, वहीं पे सीखने का आकलन में क्या होता है कि जब किसी समय अवधि के अंत में या वर्ष के अंत में या क्लास के पूरा क्लास हम पढ़ा देंगे, उसके बाद एक टेस्ट लेंगे, नहीं, ताकि हम बच्चा को देखें कहाँ तक उसका लेवल है, किस तरह वो सीख पाया, कहाँ तक सीख पाया, तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग आता है। असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है कि बच्चा अपना अपना चिंतन खुद ही करेगा कि हमको क्या नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, तो वो कहा जाएगा असेसमेंट एज लर्निंग। तो अभी क्वेश्चन में क्या है, सीखने के लिए आकलन के इसमें से कौन सा उदाहरण है, तो इसमें से क्या क्या बोल रहा है देखिए। इसमें बोल रहा है कि एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक एक रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। यह हो सकता है, यहाँ आपको एक वर्ड दिख रहा है, शुरुआत में दिख रहा है ना, तो यह सही हो सकता है। दूसरा देखिए, एक अंतिम परीक्षा, अंतिम परीक्षा किसका उदाहरण होगा, ऑफ के लिए उदाहरण हो जाएगा, नहीं ऑफ के लिए हो जाएगा। पूर्व ज्ञान की जांच के लिए, जो पहले से ज्ञान हो उसका जांच के लिए एक कक्षा में शुरुआत में ही कुछ प्रश्न पूछ ले रहे हैं, तो यह किसका उदाहरण होगा, सीखने के लिए उदाहरण हो सकता है। चौथा देखिए, देश भर के छात्रों की तुलना करने के लिए एक मानकीकृत, ये तो अलग ही बात कर दिया ना, ही मानकीकृत परीक्षा जो होता है, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग जो होता है वो बात है। नहीं, इसमें देखिए सीखने के लिए आकलन के लिए आपको पता है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला बात, सीखने के लिए आकलन होता है, इसमें बच्चा को पढ़ाने से के दौरान या पढ़ाने से पहले किया जाता है। यहाँ पढ़ाने से पहले दो जगह आ रहा है, शुरुआत, ये दोनों हो सकता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है, प्रतिपुष्टि वाला फीडबैक इसमें होता है, नहीं, ये सब आपको याद रखना है। तो ये देखिए, इसमें आपको लग रहा होगा कि दोनों का दोनों सही है, नहीं, इसमें लग रहा होगा कि एक भी सही है और क्या है, दो भी सही है। नहीं, ऐसा भी हमको भी यही लग रहा है, दोनों सही है, लेकिन सीटेड जो आंसर माना है, सीटेड एक को माना है, सीटेड किसको माना है, एक को माना है, लेकिन यह दोनों सही है, ये क्या है, दोनों ही सही है, लेकिन किसको माना है, एक माना है। अगर कभी आपको लगे ना कि दोनों, जैसे इसमें कंफ्यूजन हो ना, यह भी सही है यह भी सही है, तो आप एक काम तुक्का लगाने के लिए एक काम कर सकते हैं कि जिसका लाइन बड़ा रहेगा ना जो सेंटेंस बड़ा रहेगा, देखिए ये सेंटेंस बड़ा है ना, इसके साथ चले जाइए, समझ में आया? ऐसा कर लीजिएगा। देखिए इसमें दोनों बात सही है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सीटेट इसको एक माना है तो आप भी एक मानिए, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा बेटर ये ऑप्शन सही है। इसमें तो शुरुआत भी आ रहा है, शुरुआत में और प्रश्न प्रश्न उत्तर होगा, प्रश्न करेगा बच्चा को जान पाएगा, फिर विचार मंथन होगा, नहीं, तो यह सबसे ज़्यादा बेटर, सबसे अच्छा लग रहा है, नहीं, लेकिन सीटेट इसको माना है तो आपको भी वही समझना है। चलिए बहुत टाइम हो गया, चलिए 4 क्वेश्चन बचा है, उसको भी जल्दी कर लेते हैं। चलिए, लड़का की तुलना में लड़की में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होता है। ऐसा नहीं है कि जन्मजात प्रवृत्ति होता है कि लड़का लड़का के समाज पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा या लड़की पे खराब पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, नहीं, यह बात तो बिल्कुल ही गलत बोलता है, ये तो भेदभाव वाला बात हो गया, नहीं, जेंडर बायस वाला बात कर रहा है, ये गलत है। लड़कियां
लड़कियां आनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है। ऐसा देखा तो आपको पहले ही काट देना है। ये सब किसका बात कर रहा है? ये सब किसका बात कर रहा है? तो जेंडर बायस का बात कर रहा है, नहीं कि लड़कों की तुलना में लड़की बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होती है, कोमल होती है, तो जेंडर बायस करता है। दोनों का दोनों गलत है। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, चलिए इंग्लिश वर्जन वाला देख लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। 12 साल की अमन, कैसे कैसे नाम रहता है ना, सीटेट में जो नाम लिया रहता है बहुत ही अजीब नाम रहता है। 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है। क्यों डर जाती है? जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या को जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षक उसे डांटेगी, नहीं डांटेगी हो गया है, डांटेगी और वह शर्मिंदगी हो गया। ऐसा सबके साथ होता है कि आपको थोड़ा सा अंदर से हिचकिचाहट होगा, नहीं, लेकिन वहीं आप जाके करिएगा उस चीज को तो ये हिचकिचाहट दूर हो जाएगा, नहीं। इसलिए बच्चों को भेजना चाहिए ब्लैक बोर्ड पर कि नहीं, व्हाइट बोर्ड पे सबको समझाने के लिए बोलना चाहिए कि नहीं, बोलना चाहिए ना। हिचकिचाहट है वो दूर हो जाएगा। तो यह क्या है? सही बात है। जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल निगेटिव वर्ड है। प्रतिकूल कैसा है? निगेटिव वर्ड है। और अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल, एक होता है अनुकूल। तो अनुकूल कैसा है? तो अनुकूल पॉजिटिव है और प्रतिकूल निगेटिव है। तो यह बात क्या है? निगेटिव है, तो गलत हो जाएगा कि जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करेगा तो उस पे अच्छा प्रभाव तो नहीं ना पड़ेगा, उस पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसमें कैसा कर दिया? एक मिनट, क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से पढ़िए, एक मिनट। 28 नंबर, इसमें देखिए इसमें क्या बोल रहा है। 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है, ये बार बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या को जवाब देने और हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और शर्मिंदा करेगी। तो यह कुछ हद तक सही भी है, नहीं। यह ऐसा होता है कि हर बच्चे के साथ क्या होता है कि अगर उसे ब्लैक बोर्ड पे भेजा जाए तो उसके उसके अंदर मन में डर होता है, दुविधा होता है, और यह सही बात नहीं है, नहीं, इसको दूर करने का जरूरत है, नहीं। और वो डांटेगी, शर्मिंदगी महसूस करेगी, नहीं, तो यह क्या होगा? तो यह सही बात है या गलत बात है? देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, आपको यह बात देखने की जरूरत पड़ेगा। इसमें देखिए कि 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर आपको भी अचानक से किसी क्वेश्चन के लिए आपको बुलाया जाएगा पढ़ाने के लिए, तो आप भी क्या हो जाएगा? आप भी थोड़ा आप भी थोड़ा डर जाइएगा, मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करिएगा, असहज महसूस होगा। तो यह प्राकृतिक, यह कैसा है? नेचुरल चीज है, यह सबके साथ होता है। जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड गणित के समय से सवाल देने के लिए बोले, तो यह कैसा है? तो यह सही बात है। यह कैसा है? सही बात है। दूसरा बोल रहा है, जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करता है, जब छात्र अपने आप को कैसा सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो उससे क्या होगा? उस पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा? तो उस पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे क्या होगा? उस पे अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, अनुकूल। इसे देखिए, इसमें इसलिए दिक्कत हो गया था कि प्रतिकूल है निगेटिव वर्ड, प्रतिकूल कैसा है? निगेटिव वर्ड, और इसलिए इसको हम काट दिए थे। लेकिन इसमें सही बात बोला ना कि जब बच्चा असुरक्षित महसूस करेगा, चिंतित महसूस होगा, तो उस पे अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पे कैसा प्रतिकूल प्रभाव, निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ना। जब बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तो उस पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा प्रभाव पड़ेगा? तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो प्रतिकूल बुरा मतलब होता है, निगेटिव होता है। तो ये दोनों बात कैसा है? सही है। दोनों बात कैसा है? और सही है। और दोनों में रिलेशन भी आपको लग रहा है, रिलेशन भी है। इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और ए आर का व्याख्या करता है, यही सही हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा निगेटिव पॉजिटिव के लिए दिक्कत हो गया। ये सारा क्वेश्चन पॉजिटिव निगेटिव वर्ड से नहीं बनेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव वर्ड था, इसको हम काट दिए थे। चलिए अगले हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंग्लिश देख लीजिएगा। 29 नंबर। एक शिक्षक छात्र को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पना से जोड़ने का अवसर प्रदान
करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से उसकी शिक्षण नीति सबसे प्रभावी होगी कब? नहीं, तो छात्र को नई सामग्री से संबंधित कार्य को पूरा करने की तरीके के बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। तो इससे आप नहीं बोल सकते कि पूरा पूरा गलत है। इसमें मार्गदर्शन वाला बात सही है, नहीं मार्गदर्शन करना चाहिए, नहीं यह सही हो सकता है। दूसरा देखिए, नई सामग्री पर व्याख्या, व्याख्या गलत है, व्याख्या नहीं करना है। यहाँ दूसरा वर्ड भी आ गया, याद भी, यह कैसा होगा? पूरा का पूरा गलत है। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अध्याय को पढ़ने और अंत में प्रश्न करना, अरे बीच में पूछ लो, जो उसको दिक्कत होगा सही हो जाएगा। छात्र से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव को साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। अब देखिए, यह भी सही लग रहा था और यह भी सही लग रहा है, नहीं इसमें सबसे ज्यादा बेटर आपको क्या लग रहा है कि अगर बच्चा को नई संकल्पना से जोड़ने का अवसर प्रदान कर रहे हैं या अपने कक्षा में सार्थक सीखने की विवेचनात्मक सोच में सक्षम बनाना चाहते हैं, तो अब एक शिक्षक की दृष्टि से आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो शिक्षक की दृष्टि से आप क्या करते हैं? तो छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्य को पूरा करना तथा करने के तरीके के बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शन प्रदान करिएगा, या छात्र से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव को साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। तो सबसे ज्यादा बेटर यह सही है, यह सही है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चले। 30 नंबर क्वेश्चन देखें। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक समावेशी कक्षा में शिक्षक, अरे यार, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक क्या होता है? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन को बढ़ावा देगा? नहीं ना, गलत। बच्चे की कमियों को पहचान करता है और उनको सही ढंग से नामीकरण कैसे कहा? गलत। अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग अलग करता है, बच्चों को यहाँ अलग कर रहा है, ये भी थोड़ा सा गलत है, आगे पढ़ेंगे। अगर अगला वाला सही नहीं होगा तो इसके साथ जा सकते हैं। बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्य पुस्तक और शैक्षणिक रणनीति, अरे ये तो सबसे ज्यादा सही बात है। यही क्या हो जाएगा? यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। तो आज का हम लोग का समाप्त होता है। फिर से हम नए वीडियो के साथ, नए CDP का क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।